हे गाइस, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एमसीयू में सबसे ज्यादा स्मार्ट कौन है, शूरी या टोनी स्टार्क। तो बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शूरी वाकांडा की प्रिंसेस होने के साथ साथ साइंस एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज में हेड है, प्लस वो वाकांडन डिजाइन ग्रुप की लीडर भी है। वो टीचाला यानी कि ब्लैक पैंथर की बहन भी है। लेकिन ये सब वो फैक्टर नहीं है जो उसे टोनी स्टार्क के साथ कंपैरिजन में लाती है। नैट मूरे और रूसो ब्रदर्स ने अलग अलग इंटरव्यू में कहा था कि शूरी टोनी स्टार्क से ज़्यादा स्मार्ट है, और इन्हीं बयानों ने इस टॉपिक को आग लगाई है। तो चलिए जानते हैं क्या सच में शूरी टोनी स्टार्क से ज़्यादा स्मार्ट है। तो गाइस, जहां टोनी स्टार्क ने 4 साल की उम्र में पहला सर्किट बोर्ड बनाया, 6 साल की उम्र में पहला V8 इंजन बनाया था, वहीं 16 साल की उम्र में डम यू एंड डम ई बनाया, जो कि एक AI प्लस हेल्पिंग हैंड था, जिसके बारे में मैंने अपने फैक्ट सीरीज के आयरन मैन अनटोल्ड फैक्ट वाले वीडियो में बताया था। सो जिन लोगों ने देखा है उनके लिए तो सही है, पर जिन लोगों ने नहीं देखा उनके लिए मैं एक बार बता दूं कि डम यू एंड डम ई टोनी के पहला और फेवरेट AI में से एक है, और इसीलिए आप उसे वेरियस ओकेशन में देख सकते हैं। जैसा कि आयरन मैन 1 के उस सीन में जहां पर टोनी स्टार्क आर्क रिएक्टर के पास जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट वो जा नहीं पाते, तो डम यू उन्हें वो आर्क रिएक्टर ला देता है। टोनी ने इसे 1986 में बनाया था जब वह 16 साल के थे, और उस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मिथ माना जाता था, इसीलिए उन्हें उस वक्त अ डिसेंटर ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा गया था। वहीं शूरी, जिसके एज को लेके थोड़ी सी कंफ्यूजन है, क्योंकि नैट मोरे जो कि ब्लैक पैंथर मूवी के प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने उन्हें 16 साल का कहा था। वहीं ब्लैक पैंथर द जूनियर नॉवल में और एल राइट यानी कि जो कि शूरी का कैरेक्टर निभाती है, उन्होंने इंटरव्यूज़ के दौरान ये कहा है कि वो 18 साल की है। तो ऐसे में हम उन्हें एक टीनेजर ही कंसीडर करते हैं, और ऐसे में उनके रिमार्केबल क्रिएशन में आते हैं वाइब्रेनियम गॉटलेट्स, रिमोट एक्सेस कीमोयो बीट्स, साउंड एब्जॉर्बेंट स्नीकर्स और पैंथर हैबिट यानी कि वो नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ ब्लैक पैंथर का सूट। एक प्रील्यूड कॉमिक्स में तो शूरी कहती है कि मैंने एक एल्गोरिदम बनाया है जिसे मैं बकी के माइंड में रन करूंगी, जिससे उसके मन में जितने भी ट्रिगर वर्ड्स हैं वो सब हट जाएंगे, और उसके बाद हम इसे रिब्यूट कर देंगे। लेकिन उससे भी खास बात यह है कि ये एल्गोरिदम हमारे वाकांडा में मौजूद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और भी एडवांस कर देगा, और ये बहुत ही आसान है उस बेवकूफ़ स्टार्क के शॉर्टकट से जो उसने अल्ट्रॉन बनाने के लिए लिए। तो गाइस, मैंने वाकांडा के AI के बारे में पता लगाने की कोशिश की, और मुझे पता चला कि उसका नाम कुछ ग्राइट करके है, एंड इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ब्लैक पैंथर मूवी में फीचर भी किया गया था। तो जब मैंने मूवी देखी तो मुझे मालूम पड़ा कि पूरी मूवी में ग्राइट का कुछ खास वैल्यू नहीं है। उसने सिर्फ कुछ ही लाइन्स बोले, जैसे रिमोट पायलटिंग सिस्टम एक्टिवेटेड, द लैब इज अंडर अटैक, डीएक्टिवेटिंग होलोग्राम, ग्लास इंटीग्रिटी एट 50% वगैरह वगैरह। और इन सब को देखने के बाद मुझे याद आ गया कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में जब निक फ्यूरी के ऊपर अटैक होता है और उनके कार में जो AI रहता है वो सिमिलर टाइप की बातें करता है। मतलब वो वहाँ पर खुद का सजेशन ना देते हुए, खुद का असिस्टेंस ना देते हुए, प्री प्रोग्राम सॉफ्टवेयर या फिर वॉइस कमांड मोड जैसे सॉफ्टवेयर जैसे काम करता है। वहीं अगर आप टोनी के AI को कंसिडरेशन में ले लें, तो टोनी का जो पहला AI था जिसे उसने 16 साल की उम्र में बनाया था, वो इतना अंडरस्टैंडेबल था कि जब टोनी स्टार्क को किसी चीज़ की ओर बढ़ते हुए देखा और वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, तो उसने अपनी असिस्टेंस प्रोवाइड की और उस आर्क रिएक्टर को टोनी स्टार्क के पास ले जाकर उसे दे दिया। नोट कीजिएगा कि यहाँ पर टोनी स्टार्क ने ना ही डम ई को कोई कमांड दिया था, ना ही चार्ल्विस को कि वो उस आर्क रिएक्टर को उसके पास तक ला दे। वहीं अगर हम टोनी स्टार्क के एडल्टहुड की बात करें, तो टोनी स्टार्क ने जार्विस और फ्राइडे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया है जिनका कोई जवाब नहीं, जिनके अंदर सार्काज़म के साथ साथ असिस्टेंस प्रोवाइड भी करते हैं, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होता है। फ़ोन में 2 क्लिक करते ही खुफिया विभाग हैक करके सेकेंड्स में वहाँ पर उनके पास डेटा पहुँचा देना। टोनी के हाउस पार्टी प्रोटोकॉल के अंदर तो इतने सारे आर्मर्स थे, वो सब खुद के खुद लड़ रहे थे बस टोनी के एक कमांड के अंदर। तो गाइज, आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि टोनी स्टार्क का AI शूरी के AI से कितना बेहतर है, जबकि शूरी वर्ल्ड के मोस्ट एडवांस्ड प्लेस में रहती है। अब आते हैं शूरी के वाइब्रेनियम गॉटलेट्स की ओर, जो कि कुछ खास इन्वेंशन नहीं लगती है, क्योंकि वो एक सोनिक ब्लास्टर्स के जैसा काम करता है, जिनके ब्लास्ट इतने पावरफुल होते हैं कि पैंथर हैबिट के सूट्स यानी कि ब्लैक पैंथर के सूट्स को कुछ पल के लिए सबड्यू कर सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहे तो कुछ समय के लिए उस सूट को बेअसर कर देते हैं। लेकिन ये क्या, यूलिसिस क्लॉ के पास भी सेम टेक्नोलॉजी थी,
मतलब उसके प्रोस्थेटिक आर्म से निकल रहे ब्लास्ट कुछ पल के लिए पैंथर सूट को सबड्यू कर रही थी। एंड अगर ये सोनिक ब्लास्टर्स ही है तो भाइयों टोनी ने तो इसे एक मिनिएचर फॉर्म में अपनी घड़ी में ही रखा था, जिसे उसने बकी के ऊपर आजमाया भी था। इतना ही नहीं, उसने सोनिक कैनन वॉर मशीन के आर्मर में भी फिट किया था, जिसका यूज रोडी एयरपोर्ट बैटल सीन में करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों मुझे ये इन्वेंशन कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि यूलिसिस क्लॉ जैसा क्रिमिनल इस चीज़ को वर्ल्ड में किसी कोने से किसी के हाथों बनवा कर सेम डिट्टो टाइप यूज़ कर सकता है, तो ये कोई खास इन्वेंशन नहीं हुआ। नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करें तो टोनी शूरी से पहले ही इस पर काम कर रहे थे, जिसका एग्जाम्पल हमें उस वॉच में ही दिख गया जो उन्होंने सिविल वॉर में पहना था। अब जब दोनों ही कैरेक्टर्स ने नैनो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कोई आर्मर बनाया है, तो चलिए देखते हैं कि इनमें से सबसे बेहतर कौन है। जहां ब्लैक पैंथर का सूट कम्प्लीटली डिफेंसिव था, वहीं टोनी स्टार्क का सूट अटैक प्लस डिफेंस के लिए बनाया गया था। लेकिन क्या इन दोनों सूट ने अपने पर्पस को सर्व किया? जहां ब्लैक पैंथर थैनोस का एक पंच नहीं सह पाया, वहीं आयरन मैन का आर्मर एटलीस्ट 1 से 2 मिनट की फाइट दे पाया था। अगर आप ध्यान दें तो ब्लैक पैंथर जब थैनोस के ऊपर अटैक कर रहा होता है तो उसके सूट में ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी स्टोर रहती है, लेकिन थैनोस उसे पकड़ के इतनी जोर से मारता है कि वो काइनेटिक एनर्जी उसके अर्थ पे निकलती है। वहीं टोनी स्टार्क इकलौते ऐसे कैरेक्टर थे जो एक ड्रॉप ऑफ ब्लड निकालने में कामयाब रहे थे, एक्सेप्ट थॉर। अब आते हैं अगली फील्ड की ओर, जो कि है मेडिकल, जो कि भले ही टोनी स्टार्क का फील्ड नहीं है बट फिर भी कंपेयर कर लेते हैं। जहां शूरी ने बुलेट वुंड ठीक करने के लिए 1 दिन का समय लिया था, वहीं अपने थ्रू पास हुए ब्लेड को प्लस इन्फिनिटी स्टोन से निकले हुए एनर्जीज जिसने हल्क के हाथ को डैमेज कर दिया था, उसे टोनी ने अपने मेडिकल सेंटर स्प्रे से सेकेंड्स में ठीक कर दिया था। होलोग्राम की बात करें तो टोनी इस पर पार्ट 1 से ही काम करते आ रहे हैं। वाइब्रेनियम स्टील से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और वजन में उसकी 1 तिहाई है। जहां कैप्टन अमेरिका का शील्ड वाइब्रेशंस एब्जॉर्बेंट है, वहीं ब्लैक पैंथर का सूट काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसे फिर से यूज़ करने लायक बना देता है। वहीं टोनी स्टार्क की ओर देखें तो उसने क्या किया, उसने थॉर की जो थंडर पावर थी उसे अपने आर्क रिएक्टर को चार्ज करने लायक बनाया, जिसे हम लोगों ने एवेंजर्स 1 में ही देखा था। एवेंजर्स एंड गेम में तो हमने देखा कि कैसे उस ताकत को अपने आर्क रिएक्टर के ताकत के साथ एम्पलीफाई करके वो अपने टारगेट पे फोकस करते हैं। इतना ही नहीं, वाइब्रेनियम जैसा स्ट्रॉन्ग मेटल ना होने के कारण से उन्होंने एक एलॉय बनाया जो कि था गोल्ड टाइटेनियम एलॉय, जो कि स्टील से 3 से 4 गुना ज़्यादा मजबूत होती है। तो आप देख सकते हैं कि कभी भी कोई भी लायबिलिटी टोनी स्टार्क को एक अच्छा इन्वेंशन करने से रोक नहीं पाई है। बहुत से लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि वाकांडा में जो भी एडवांस है वो सब शूरी के बदौलत है, जैसे कि ये शिप्स या फिर कहें सोनिक स्टेबलाइजर्स, जो कि गलत है। असल में ये सब एस यान ने बनाए हैं, जो कि शूरी से पहले वाकांडन डिजाइन ग्रुप के हेड थे। इन केस आप लोगों को ना मालूम हो तो ये शिप ब्लैक पैंथर मूवी में 1992 में भी दिखाया गया था, तो बादलों की वजह से हमें बस वहाँ पे ब्लू लाइट दिखाई गई थी। अगर आपको ये भी नहीं विश्वास हो रहा हो तो आप प्रीलूड कॉमिक्स में जाकर देख सकते हैं, जहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि वो 2008 में टेक प्लेस किया रहता है, जहाँ पे ब्लैक पैंथर एक मिशन में जाता है, वो भी इसी तरह का शिप लेकर जाता है। वाकांडा में माइनिंग सालों से चलती आ रही है और 1992 में जिस तरह का रॉ वाइब्रेनियम चोरी हुआ था, सिमिलर टाइप का हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये सब के सब एस यान ने बनाए थे, जो कि शूरी से पहले थे। तो शूरी ने अभी तक इन सब में अपनी हाथ नहीं आजमाई है। शूरी बहुत ही स्मार्ट है और वो अमेजिंग स्टफ क्रिएट कर सकती है, और मे भी उसने किया भी होगा जिसे हम लोगों ने अभी तक दिखाया नहीं, लेकिन जो चीज़ हम लोगों ने अभी तक देखा है उसके मुकाबले वो टोनी को सर पास नहीं कर पाती है। टोनी स्टार्क ने गुफा में एक आर्क रिएक्टर बनाया, उसने एक एलिमेंट तक को सिंथेसाइज किया। ये भी आपको कम लग रहा हो तो एक टाइम मशीन बना डाला जिसमें उन्होंने टाइम ट्रैवल भी किया। अगर आपको ये भी कम लगा हो तो उसने इन्फिनिटी स्टोन्स को स्टोर करने लायक गॉन्टलेट बनाया, जिसके लिए थानोस को एक स्पेशल आदमी यानी कि एट्री के पास जाना पड़ा था। इन सब के अलावा टोनी स्टार्क के पास जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो ये है कि टोनी स्टार्क एक एक्सपीरियंस्ड और मैच्योर इंसान है। टोनी स्टार्क अपने लेवल या फिर अपने जैसे रेस्पेक्टेड और एडुकेटेड और इंटेलिजेंट लोगों की रेस्पेक्ट करते हैं, जैसे कि वो ब्रूस बैनर की करते हैं। वहीं अगर आप शूरी की बात करें तो वो उसके अंदर आप इमेच्योरिटी देख सकते हैं उन प्रीलूड कॉमिक्स के पन्नों में, जहां पर उन्होंने टोनी स्टार्क को बेवकूफ़ कहा था। एंड ये बात समझ में भी आता है क्योंकि वो एक टीनेजर है और टीनेजर के अंदर इमेच्योरिटी होना आम बात है। मुझे मालूम है इतने सारे रीजंस देने के बावजूद बहुत से लोग ये ज़रूर कहेंगे कि वो सब तो ठीक है, लेकिन इन्फिनिटी वॉर में जो शूरी ने
ब्रूस बैनर का बोलती बंद कर दिया था, उसके बारे में क्या कहना है। तो गाइस मैं यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि वो सीन आने से पहले ब्रूस बैनर पहले ही ये चीज़ बताता है कि ये चीज़ पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर नहीं, और इसीलिए वो लोग वाकांडा जाते हैं। इसका मतलब कि उसे मालूम था कि ये चीज़ पॉसिबल है, बट सफिशिएंट टेक्नोलॉजी ना होने के कारण से उसने ऐसा कहा। ऐसा हम कब कहते हैं? जब हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है। और रही बात जब शूरी ये कहती है कि तुम लोगों ने इसके सिनॉप्सिस को एक साथ काम करने के लिए रीप्रोग्राम क्यों नहीं किया, जिसके जवाब में ब्रूस कहता है कि क्योंकि ये सब हम लोगों ने सोचा ही नहीं। तो इसको मैं इस तरह से एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि कभी कभी हमारे पास ऑप्शंस होते नहीं तो हम उस चीज़ को सोचते ही नहीं। सपोज़ आप 12वीं सदी में रहते हो और वहाँ पर आपको इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो आप ऑब्वियसली वहाँ पर बोट के ऑप्शन चूज़ करोगे। जब आप बोट से ऑस्ट्रेलिया पहुँचते हो तो वहाँ पर आपको लोग पूछते हैं कि तुम बोट से क्यों आए, उड़ के क्यों नहीं आए, एरोप्लेन से क्यों नहीं आए, जिसके जवाब में आप यही कहेंगे क्योंकि मैंने ये सोचा ही नहीं, क्योंकि वो ऑप्शन आपके पास है ही नहीं। जब आपके पास सफिशिएंट टेक्नोलॉजी है ही नहीं कोई चीज़ करने के लिए, तो आप उसके बारे में सोचोगे क्यों। प्लस आप ये भी सोचिए कि वाकांडा अर्थ की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी होल्ड करती है, फिर भी उसे इतना समय लग रहा था। तो जहां वाकांडा के बाहर इतने आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज है, उनके सामने ये लोग ये चीज़ कैसे सोच सकते थे। प्लस विजन बनाने के पीछे अल्ट्रॉन का हाथ था, और अल्ट्रॉन के पीछे टोनी स्टार्क का हाथ था, क्योंकि मेन आइडिया उन्हीं का था, लेकिन उन्हें ब्रूस बैनर की असिस्टेंस चाहिए थी इस चीज़ के ऊपर, ताकि वो परफेक्टली बना सके। तो अगर यहाँ पर टोनी स्टार्क मौजूद रहते और ऐसे में ये सिनेरियो क्रिएट होता, तब ये एक्सेप्टेबल होता, लेकिन वहाँ पर फिर भी ये प्लॉजिबल पॉइंट रहता कि इन लोगों के पास सफिशिएंट रिसोर्सेस नहीं थे उस चीज़ को अंजाम देने के लिए, इसीलिए उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। आप सभी के अपने अपने थॉट्स हो सकते हैं, अपने अपने पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि टोनी स्टार्क ही एमसीयू का सबसे स्मार्टेस्ट कैरेक्टर है। एमसीयू में एक से एक स्मार्ट कैरेक्टर हैं, जैसे कि जोला, जिसने टेसेरैक्ट की पावर को हार्नेस करके उसके लायक वेपन बनाया। प्लस उसने सदियों पहले ही ये चीज़ प्रेडिक्ट कर दिया था कि डॉक्टर स्ट्रेंज फ्यूचर में हाइड्रा के लिए खतरा हो सकते हैं। वहीं हैंक पिम ने पिम पार्टिकल्स का इन्वेंशन किया, जिससे वो अपने एंटमैन वाले सूट में यूज़ करते हैं ताकि वो बड़ा छोटा हो सके। ब्रूस बैनर, जिसके पास 7 PhD है। इसके अलावा और भी कैरेक्टर्स हैं, लेकिन टोनी स्टार्क इन सब से अलग है इस मामले में, क्योंकि वो अपने फील्ड के अलावा दूसरे फील्ड में भी एक्सपर्टाइज हैं। जैसे कि वो एक रात में एस्ट्रोफिजिक्स के ऊपर एक्सपर्ट बन जाते हैं। वहीं ये मेडिकल सेंटर स्प्रे, जो कि अननोन कंपाउंड से बने हुए हैं, ऐसे बनाया है जिससे वो घाव को जल्दी से जल्दी भर दे। खुद का एक टाइम मशीन बना दिया, जो कि असल में एक क्वांटम फील्ड जनरेटर ही है, लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उन्होंने एक GPS डिवाइस बनाया जिसके वजह से वो टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, जिसके बारे में हैंक पिम ने भी सोचा नहीं होगा, जो कि उनका फील्ड ऑफ ये था। लेकिन टोनी स्टार्क ने उनके फील्ड में भी उन्हें ही मात दे दिया। और ये कोई आम बात नहीं है, क्योंकि ब्रूस बैनर, जिसके पास 7 PhD है, उसने भी ये ट्राई किया था, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ था आप लोगों को याद ही होगा। रही बात रियान कुगलर और नेट मूरे के स्टेटमेंट की कि टोनी स्टार्क से ज़्यादा स्मार्ट शूरी है, तो गाइस मैं ये आप लोगों से कहना चाहूँगा कि ये बस एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी, जिससे ब्लैक पैंथर को अच्छा खासा मुनाफा हो, और हुआ भी। ठीक वैसे ही जैसे 2014 में आए गार्जियन ऑफ गैलेक्सी को रॉबर्ट डाउनी जूनियर जी ने ये कहा कि गैलेक्सी इज सम वे the best Marvel movie ever, and it's odd for someone with an occasion and ego the size of mine to actually say that। और ऐसे स्टेटमेंट के बाद से उस मूवी का और भी हाइप बढ़ गया था। एंड आप ही लोग बता लो, गार्जियन ऑफ गैलेक्सी से पहले आयरन मैन 1 और एवेंजर्स जैसी ऑसम और एक क्लास मूवी निकली थी। क्या वो दोनों मूवी गार्जियन ऑफ गैलेक्सी के ऊपर थी या नीचे? आप यहाँ से साफ समझ सकते हो कि ये सब एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है मूवी को हिट कराने के लिए। अब आते हैं रूसो ब्रदर्स की बात पर, तो मुझे तो समझ में नहीं आता उनकी बात पे भरोसा करे या ना करे, क्योंकि मूवी निकलने से पहले वो बोलते हैं कि मूवी का नाम एंड गेम नहीं होगा, निकलने के बाद पता चलता है कि एंड गेम होगा। ये सीन मूवी में नहीं होगा, लेकिन वही सीन मूवी में निकल जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो लॉजिकली उन्होंने सही कहा, क्योंकि उन्हें मालूम था कि एवेंजर्स एंड गेम के लास्ट में टोनी स्टार्क मरने वाले हैं, तो टेक्निकली जो अलाइव कैरेक्टर है शूरी, वही उस यूनिवर्स में एक तरह से स्मार्टेस्ट कैरेक्टर बन जाती है। क्योंकि टोनी के बाद शूरी एक ऐसी कैरेक्टर होती है जो कि एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा फील्ड पे काम करती है। जैसे वो वेपन के ऊपर भी काम करती है, मेडिकल ये के ऊपर काम करती है, और नए चैलेंज जैसे विजन को लेके आ गया अचानक से कि इसका इन्फिनिटी स्टोन निकाल दो, उसे भी वो झट से एक्सेप्ट करके उस पर काम भी करना शुरू कर देती है। तो रूसो ब्रदर्स ने जो किया वो शब्दों का खेला था। तो गाइस अब आप समझ गए होंगे कि एमसीयू में सबसे ज़्यादा स्मार्टेस्ट कौन है। अगर आप टोनी स्टार्क को कंसिडरेशन में ले रहे हैं तो डेफिनेटली वही सबसे ज़्यादा स्मार्ट है। और क्योंकि टोनी स्टार्क मर चुके हैं और आप उन्हें कंसिडरेशन में नहीं लेना चाह रहे हैं, तब ऐसे में शूरी स्मार्टेस्ट पीपल में टॉप में आ जाती है एमसीयू के अंदर।
तो आपके क्या ख्याल है, आप मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए बता सकते हैं। आप मेरे पॉइंट से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं वो भी बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा स्मार्ट कौन है। और जैसा कि मैं हमेशा अपने वीडियो के एंड में कहता हूं कि लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें और आगे बढ़ते रहें। कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर चाहे कुछ भी हो जाए और इफ़ पॉसिबल सेव वन।